की रेखाओं इतने और रेखाओं इतने के बीच की न्यूनतम दूरी याद कीजिए। और जो भी हमारे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं 30 डे मास्टर क्लास को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, उन्होंने ये सॉल्व कर लेंगे भाई, वो इनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मैंने कराया हुआ, सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है, कहाँ कराया हुआ, इस तरीके से कराया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि 5 या 8 नंबर सवाल में आता है। ये यहाँ पर 5 नंबर में आया हुआ, जब मैं पढ़ रहा था तो ये 8 नंबर में आया था, ठीक है, जब मैंने पेपर दिया था। कितनी बार आया, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 22 और 23 में भी आया, और मॉडल पेपर 2026 में भी आया। इनकी कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है 30 डे मास्टर क्लास पहला दिन ही था शायद, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ, ठीक है, एक बार चेकआउट करना, ठीक। सो हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल, वेलकम अगेन टू बोर्ड्स बस्टर। तो कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कहा था हाँ। तो मैं आज आ गया हूँ एक और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर के। इसमें सिर्फ एनालिसिस नहीं होगा, इसमें सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, और इसमें हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप पेपर का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पूर्णांक 100 है, यानी कि इसमें आप 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, पूरा पेपर सॉल्यूशन दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला जो क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे, ठीक है। उसका जो पहला प्रश्न है कि संबंध R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेसर इक्वल टू बी वास्तविक समुच्चय है। क्या है, सम्मित है, संक्रामक है, स्वतुल्यता, सम्मित है, स्वतुल्यता, संक्रामक है, स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम जानते हैं जो स्वतुल्य होता है उसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, ए और ए में, ए से ए में रिलेशन दिखाते हैं। अगर देख रहे हैं यहाँ पर जो कंडीशन हमको यहाँ पर गिवन है, इनकी ए लेसर इक्वल टू बी इस तरीके से दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए लेसर इक्वल टू ए, ठीक है। ए या तो ए से छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो छोटा तो होगा नहीं लेकिन बराबर तो होगा, यानी कि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ए कॉमा ए का रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ए कॉमा बी का दिया था रिलेशन, तो यहाँ पर ए कॉमा ए का भी रिलेशन दे रहा है, ठीक है, यानी कि स्वतुल्य तो है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है। और सम्मित के लिए क्या कंडीशन होता है, अगर ए सम्मित के लिए क्या होता है, अगर ए लेसर इक्वल टू बी है देन दिस इम्प्लाइज बी भी जो होता है लेसर इक्वल टू ए होना चाहिए, ये होता है सम्मित के लिए। तो एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर ए 1 ले लूँ और ये लेसर इक्वल टू 2 है, या तो छोटा या तो बराबर है, देखो छोटा तो है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 है या तो छोटा इक्वल टू 1 है। क्या 2 1 से छोटा हो सकता है, नहीं ना, यानी कि ये सम्मित नहीं है, यानी कि सम्मित नहीं है, ठीक है। तीसरा हम चेक करेंगे कि ये संक्रामक है अथवा नहीं है, ठीक है। तो हम 3 रिलेशन निकालते हैं इस तरीके से, अगर ए जो है लेसर इक्वल टू बी है एंड बी जो है लेसर इक्वल टू सी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ए है वो बी से छोटा है और जो बी है वो सी से छोटा है, यानी कि जो ए होगा वो छोटा होगा सी से। जैसे कंडीशन में बता रहा हूँ, अगर ए 1 है, ये लेसर इक्वल टू 2 है बी, और ये जो बी है 2, यानी कि 2 जो लेसर इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल रहा है कि जो 1 है वो लेसर इक्वल टू 3 होगा ना, यानी कि ए का रिलेशन सी से मिल रहा है, यानी कि क्या है, संक्रामक है, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप पढ़ लेंगे तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर लेंगे। यानी कि पहला जो क्वेश्चन की संबंध आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेसर इक्वल टू बी वास्तविक समुच्चय पर है, क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर गोज टू आर है, सही उत्तर चुनिए, ठीक है। क्या है, कह कि आच्छादक नहीं है, आच्छादक है, किंतु कह कि नहीं, कह कि और आच्छादक, बहुभुज और आच्छादक, ठीक है। तो एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5 इस तरीके से, ठीक है। और आर गोज टू आर है, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। तो एक हम डोमेन बनाएंगे, एक को डोमेन बनाएंगे इस तरीके से। अगर मैं x जगह 1 ले लूँ, ठीक है, x जगह पर मैंने 1 लिया तो क्या मिल जाएगा हमको, देखो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 3, 3 + 8, यानी कि 1 का रिलेशन 8 से है। अगर x जगह -1 ले लूँ मैं, देखो -1 लिया और -1 यहाँ पर आया तो -3 हो जाएगा, -3 + 5 कितना हो जाएगा, ये मिलेगा हमको 2, इसका रिलेशन इससे हो गया, ठीक है। अगर मैं x जगह 0 ले लूँ क्योंकि वो भी रियल नंबर में है, तो हमको क्या मिल जाएगा 5। यानी कि एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का एक इमेज है, एक एलिमेंट का एक इमेज है, एक एलिमेंट का एक इमेज है, यानी कि एक का एक से रिलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, एकाकी तो है, ठीक है, एकाकी तो है, एकाकी तो है, ठीक है, एकाकी हमको मिल गया, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर जो एकाकी तो है, ठीक है, एकाकी तो है, ठीक। अब हमको दिखाना है आच्छादक है कि नहीं है। आच्छादक का मतलब क्या होता है कि को डोमेन का एक भी एलिमेंट ना बचे तो वो आच्छादक हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं उसका एक इमेज मिल रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट का
इमेज इसमें कोडोमेन में अवेलेबल है, ठीक है, कोडोमेन यानी कि कोडोमेन है ना, इसमें अवेलेबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, आच्छादक भी होगा, यानी एकाकी भी है आच्छादक भी। इसका देखो इसके लिए क्या है, एकाकी भी है आच्छादक, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा कि एफ जो है एकाकी है और आच्छादक है, ठीक है। इस तरीके से घ भी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर घ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये पेन पे अवॉइड करिएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने जब इसका एनालिसिस किया था इसके पहले की वीडियो में, तब यहाँ पे पेन मैंने चलाया था, उस पर एक्सप्लेन करने के लिए चलाया हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखो ग है कि फलन लॉग कॉस ई के पावर में एक्स का एक्स सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जो हमको क्वेश्चन दिया है, हमको वाई इज इक्वल टू पुट करते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या लॉग क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस ई के पावर में एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस ई के पावर में एक्स, ठीक है। इसका अवकलन करना है, ठीक है। इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन कर दें, ठीक है, या तो जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, यानी पावर में जो एक्स है वो बाहर आ जाएगा, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसको बाहर ना ला करके डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 ये कॉस एक्स, कॉस ई के पावर में एक्स नीचे आएगा, ठीक है। अब इसका चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, कॉस ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ई के पावर में एक्स, और फिर चेन रूल का यूज़ करके साइन ई के पावर में एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई के पावर में एक्स। तो फाइनली जो हमको इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखो माइनस सामने आएगा, ई के पावर में एक्स साइन ई के पावर में एक्स अपॉन में कॉस ई के पावर में एक्स, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन हमको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इनका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। देखो माइनस ई के पावर में एक्स साइन एक्स, ई के पावर में एक्स कॉस एक्स, यानी कि इसमें ही माइनस, इसमें माइनस है, देखो माइनस में तो आया और बाकी माइनस नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले हट जाएंगे। जिसमें माइनस है देखो ऊपर साइन ई पावर, तो इसका ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 है तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 है, तो इन सदिशों के बीच का कोड क्या होगा, ठीक है। इसको मैं फार्मूले से बताता हूँ कैसे होगा। देखो फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको क्या सवाल में गिवन है, देखो इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है, इसकी वैल्यू 1 है और मॉड ए की वैल्यू 1 है और मॉड बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू 1 है इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 है इन टू इसकी वैल्यू क्या है 2 है, और हमसे पूछा क्या है कॉस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू हमसे पूछा, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई 2 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई भी इधर जाएगा, डिवीजन में आएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये कहाँ होता है कॉस पाई/3 पर, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी पाई/3, यानी कि जो एंगल हमसे पूछा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई/3। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, सॉरी 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई डॉट जे कैप जे क्रॉस के कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, याद रखना आई जे के, इसको लिख लेना, ठीक है, और इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक साइन बना लेना। इसका मतलब क्या होता है, जब आई और जे का क्रॉस होगा तो हमको के मिलेगा, जब जे और के का क्रॉस होगा हमको आई मिलेगा, और जब के और आई का क्रॉस होगा हमको जे मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ पेन चला करके, ठीक है। आई डॉट जे क्रॉस के, यानी कि जे क्रॉस के, यानी कि इसका क्रॉस हुआ तो हमको क्या मिलेगा आगे वाला, यानी कि इसका क्रॉस होगा तो आगे वाला मिलेगा, आई कैप मिलेगा, तो आई डॉट आई होगा प्लस जी कैप एज इट इज आएगा डॉट, ठीक है। और आई क्रॉस के इसका अगर उल्टा चलेंगे तो आगे वाला मिलेगा लेकिन निगेटिव मिलेगा, यानी कि आई क्रॉस के का मतलब क्या हो जाएगा, देखो आई क्रॉस के का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस जी, ठीक है, माइनस जी, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, हमको जो कैसा चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं प्लस के कैप एज इट इज आएगा, ठीक है। आई क्रॉस जे, यानी कि आई क्रॉस जे जाएंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा के कैप डॉट के कैप, ठीक है। आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और जे डॉट माइनस जे क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के डॉट के क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचा 1, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स माइनस √2 की मुख्य मान क्या होगा, -√2 का मुख्य मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि जब कॉसेक इनवर्स -x होता है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ जो -√2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक इनवर्स √2, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है माइनस कॉसेक इनवर्स √2 की वैल्यू क्या होती है -π/2,
3, ठीक है, -5/3। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन क्या अवकल समीकरण d2y/dx² + 5x ddx ऑफ y का होल स्क्वायर -6y = log x की कोटि एवं घात बताइए। देखो मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है, जो कोटि होती है वो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन होता है, कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो हाईएस्ट टाइम कितनी बार डिफरेंशिएशन, 2, ठीक है, 2 बार। और घात क्या होता है, जब हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन का पावर में कितना होता है उसको घात बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो हम जब क्वेश्चन जब देता है तो हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 का ख, ठीक है। तो ख के लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, कोटि, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कोटि। कोटि कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना, कितनी बार हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2। फिर घात क्या हो जाएगा, और इस 2 यानी कि डबल डेरिवेटिव का पावर में कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। दूसरे का जो एक ग है कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन में रिलेशन क्या होता है, हम जानते हैं। यदि देखो दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात में क्या रिलेशन होता है, यानी कि L = क्या होता है, यहाँ पर A/में अंडर रूट A² + B² + C², ठीक है। और यहाँ पे L फिर M होता है, यानी कि B/में अंडर रूट B² + A² + C², ठीक है। सिमिलरली N = क्या होता है, यहाँ पर C होता है, यहाँ √A² + B² + C², ठीक है। ये हम सॉल्व कर रहे हैं दूसरे का ग, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ये दिया गया है दिक् अनुपात -18, 12 और -4, ठीक है। यानी कि A की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, -18, ठीक है। B की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, 12, एंड C की वैल्यू क्या है, -4, ठीक है। तो हमको दिक् कोसाइन यानी कि LMN की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, ये बस इस वैल्यू को हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की जगह -18 रखेंगे, अपॉन में √, यानी कि -18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 18 का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, प्लस B का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ऊपर का -18 एज इट इज रहेगा, अपॉन में क्या आएगा, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, 144, प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अब बाकी सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, -18 अपॉन में √, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 4, 4, 8 एंड 6 14 का 4 हासिल लगेगा 1, कैरी बनाएगा, ठीक है। और फिर बचेगा 4, 1, 5, कैरी का 1, 6 एंड 2, 8 एंड 3 एंड 1, 4, ठीक है, 484। अब इसका 484 का जो हम निकालेंगे -18, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, -9 अपॉन में 11 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से L की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। अब M की वैल्यू आप निकालेंगे और N की वैल्यू भी आप निकालेंगे, बस यहाँ पे B रखना है, B की यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे -4 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसको आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। एक मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, बाकी आपको खुद सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो सवाल है कि घ सदिश वेक्टर है = 2i + 3j + k के अंदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था अभी पिछले वाले क्लास में, लास्ट डे में, ठीक है। उसको अगर आपने देखा होगा तो ईजिली सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। जब अनुदिश मात्रक सदिश पूछेगा तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। मात्रक सदिश ये हम सॉल्व करा रहे हैं दूसरे का घ, ठीक है, दूसरे का घ। जब मात्रक सदिश पूछता है तो वेक्टर A अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, ठीक है। ये मात्रक सदिश होता है। अगर देखो अगर ये वेक्टर दिया है तो इसका मॉडुलस से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वेक्टर A कितना देखा, 2i + 3j + k, ठीक है। हम लिखते हैं 2i + 3j + k, और इसी का मॉडुलस, इसका मॉडुलस कैसे निकलेंगे, जिसके कोफिशिएंट होंगे उसका स्क्वायर, यानी कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2i + 3j + k अपॉन में इसका स्क्वायर लेंगे और 2 2 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड कहाँ होगा, ये पूरा 2i + 3j + k अपॉन में क्या होगा, √14, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मात्रक सदिश भी निकल जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से इसका मात्रक सदिश भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो घ है वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। जो अंगा है यानी कि अगर पी ए इतना है, पी बी इतना है और पी ए अंडर सेक्शन बी, ठीक है, 15/13 है तो पी ए अपॉन बी निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि हम सॉल्व किसका कर रहे हैं, दूसरे का अंगा, ठीक है। अगर हमसे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना दिया है 5/13, तो ये फॉर्मूला रखेंगे तो 5/13 एज इट इज आएगा, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 12/13 है, यानी कि 12/13, ठीक है। ये 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5/12। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बहुत आसानी से, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना भाई, लाइक करना, ठीक है। शो सम सपोर्ट, 30 डे में आपको हम ऐसा रिवीजन करा देंगे, आप 90 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम तीसरे खंड पर पहुँच गए, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि यदि f(x) = x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n गोज़ टू n एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है और मैं बता दूं इसको मैंने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। अगर आपने क्लासेस स्टार्टिंग से देखा हुआ है तो मैंने इसको सॉल्व कराया हुआ है, ठीक। तो जहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कराया हुआ है मेरे नोट्स में पड़ा हुआ है, मैं एक बार उसको जरूर दिखा के रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखने चलूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और टाइम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो मैं उसको डायरेक्ट दिखाता हूँ कहाँ मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। सो स्टूडेंट, यही क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए यदि f(x) फंक्शन इज इक्वल टू x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n गोज़ टू n कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो इसी का सलूशन मैंने यहाँ पर पहले कराया हुआ है, अगर आपने क्लासेस पहले से देखेंगे तो ये आपको पहले से पता होगा, और जो मैंने कराया वही मॉडल पेपर में आया हुआ है, ठीक है। यदि f सच दैट n गोज़ टू n है और f(x) इज इक्वल टू x² है, ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि एकाकी फलन है, ठीक है, और आच्छादक नहीं है, ठीक है। एकाकी के लिए क्या करते हैं हम, जो फंक्शन f(x) दिया होता है उसको f(x1) इज इक्वल टू f(x2) पुट करते हैं, याद रखना है। एकाकी के लिए हमेशा यही करना है, ठीक है। वन फंक्शन के लिए हमेशा यही करना है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है। तो जो x1² यहाँ पर जो इसमें जो x1 हो जाएगा x² की जगह पे x1² इज इक्वल टू x2², दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी x1 बराबर x2, और जो x1 है x2 जो बिलोंग करेगा n में, क्यों, क्योंकि हम n to n चल रहे हैं, ठीक है। तो जो x होगा वो भी n में भी बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एकाकी फलन हो गया, ठीक है। यहाँ से ही एकाकी फलन हो गया, लेकिन हमको प्रूव करना है कि आच्छादक नहीं। आच्छादक क्यों नहीं है, अभी मैंने बताया आच्छादक क्या होता है, हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। इमेज का प्री इमेज होना चाहिए या फिर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर इसमें आ गया, अगर कोई एलिमेंट बच गया तो वो एकाकी नहीं, सॉरी आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर फंक्शन बनाया f(x) n गोज़ टू n, ठीक है। मैं इसको दोबारा बता दे रहा हूँ आच्छादक कैसे नहीं होगा, ठीक। तो जो ये फंक्शन दिया है कि f(x) इज इक्वल टू x² है, ठीक है। अगर मैं एक प्रांत बना लूँ इस तरीके से और एक सह प्रांत बना लूँ, ठीक है, ये भी n का है फंक्शन, ये भी n का है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट 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 एलिमेंट होंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एलिमेंट होंगे। अब देखो ये फंक्शन f(x) है, यानी कि अगर 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो गया, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन हो गया, ठीक है। अगर हम 2 पुट कर रहे हैं 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया यहाँ पर, ठीक। फिर हमें अगर 3 पुट करने हैं तो 3, ठीक है। तो आगे चल के कहीं ना कहीं हमको 9 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, 9 कहीं ना कहीं हमको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर ये भी होता है। लेकिन मैंने क्या बोला था, आच्छादक होने के लिए जो को डोमेन होता है उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने चाहिए, या फिर अगर एलिमेंट है तो उसका एक रिलेशन होना चाहिए डोमेन के साथ। लेकिन यहाँ पर 2 है भाई, ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन इसका कोई प्री इमेज है, यानी कि कोई एलिमेंट 2 से रिलेशन बना रहा है, नहीं बना रहा है। यहाँ पर 3 भी है, क्या 3 से कोई रिलेशन बना रहा है, नहीं बना रहा है, ठीक है, यानी कि आच्छादक नहीं है। हेंस यही देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इमेज का प्री इमेज होना चाहिए तभी जाकर के यहाँ आच्छादक होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेकर समझाया हुआ है, तो नीचे आपको लिखना क्या है, पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोल देना है कि तीसरे का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि एकाकी फलन, इस तरीके से प्रूव कर देंगे, और बी में हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से डोमेन बना करके सॉल्व करेंगे, और फिर लिखेंगे अतः 3 प्रांत में है, देखो ये 3 जो है डोमेन में है, ठीक है, सह प्रांत में, सॉरी यहाँ पर सह प्रांत में है, एक ऐसा अवयव है जिसका प्री इमेज प्रांत में नहीं, ठीक है, यानी कि देखो 3 है, इसका रिलेशन किसी से है नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक है, अतः यहाँ आच्छादक फलन नहीं है। अगर 3 का भी रिलेशन किसी से हो जाता तो यहाँ आच्छादक फलन हो जाता, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है वो हमने इजीली सॉल्व कर दिया है, ठीक। और तीसरे का जो ख है, देखो यदि a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए a डैश a इज इक्वल टू आई, और हमने ये भी सॉल्व कराया हुआ है। देखो ये मार्किंग का मतलब क्या है, मैंने ये सॉल्व कराया हुआ है क्लासेस में भी, ठीक है। अगर आपने क्लासेस देखेंगे तो ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो ये यही क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पर मॉडल पेपर में भी सॉल्व कराया हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन यही है ना कि यदि ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई,
और इसको मैंने पहले भी सॉल्व कराया हुआ, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे लिख दिया अगर ए इतना है देन प्रूव दैट ए डैश ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। और ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक। तो सिमिलरली हम पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। आपको सॉल्यूशन कैसे करना है एग्जाम में, हल लिख करके पहले ए इज इक्वल टू इतना नीचे लिख देना है, ठीक है। देन ठीक है लिखेंगे आव्यूह का परिवर्त ए ट्रांसपोज, यानी क्या लिखेंगे आव्यूह का परिवर्त, ठीक है, परिवर्त यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इस रो को कॉलम में बदल देंगे, यानी कॉस एक्स साइन एक्स है, यानी कॉस अल्फा लिखो या फिर साइन अल्फा लिखो, कोई मतलब नहीं है, एक्स है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉस एक्स साइन एक्स, देखो कॉस एक्स साइन एक्स, इस रो को हमने कॉलम में बदल लिया और इस रो को हमने कॉलम में बदल लिया, तो हमको ए ट्रांसपोज मिल गया, ठीक है। हमको निकालना क्या है ए डैश ए, यानी कि ए ट्रांसपोज इनटू, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज यानी कि ये हमको मिल गया, यानी कि कॉस एक्स साइन एक्स सॉरी माइनस साइन एक्स फिर कॉस एक्स, ठीक है, एज इट इज। और फिर हमने ए की जो हमको ए था गिवन था वही हमने लिख दिया कॉस एक्स माइनस सॉरी साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, ठीक है। यानी कॉस एक्स का कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन एक्स में होगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसी रो का एक दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई, साइन एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स, फिर बीच में माइनस आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, साइन एक्स का मल्टीप्लाई कॉस में फिर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली इस रो का इस कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं। और ये देखो कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स दोनों सेम है तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे 0 हो गया और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं 1 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, तो क्या हो गया ये आई मिल गया, ठीक है। यानी कि ए ट्रांसपोज इनटू आई इज इक्वल टू हमने क्या निकाला आई निकाल दिया, ठीक है, आई निकाल दिया, देखो यही है आई हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी हो गया, यानी कि तीसरे का हमने कर दिया था, ख भी हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको ग को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा कि इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आपको भी करना है, एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करेंगे मार्क पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो क्या दिया गया है, ये हमको सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया गया है कि साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं कि देखो यहाँ पर साइन एक्स से अगर कॉस एक्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए भाई, कॉस एक्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से और चेंज कर सकते हैं कि देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर हम ठीक है टी की जगह देखो कॉस एक्स की जगह अगर हम टी पुट करें इज इक्वल टू टी पुट करें, ठीक है, तो दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी, और ये माइनस उस साइड जाएगा तो यहाँ से प्लस होगा, यहाँ पर माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यही वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो 1 माइनस एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस देखो कॉस एक्स बराबर क्या लिया था टी लिया था, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स जगह पर क्या था माइनस डी टी, तो माइनस तो बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो फंक्शन बन गए, इस दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस अगर मैं कॉमन लेकर लिखूँ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन 1 डी टी और माइनस का साइन बीच में रहेगा तो यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, माइनस से बाहर ही है, ठीक है। तो हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर, देखो हमने एक हल्का से चेंज किया और बाकी बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो हमको इसको क्या लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे बाहर ही रहेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा डी टी क्रिस्पन क्या हो जाएगा ये टी हो जाएगा, ठीक है, टी हो जाएगा ना, ठीक, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 और एक प्लस सी इंटीग्रल कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है, समाकलन नियतांक आता है नियतांक, ठीक है। तो इसको हम टी की जगह हम बाकी यही वैल्यूज जो यहाँ पर गिवन है उसको हम पुट कर देंगे, ठीक है, टी की जगह यही वैल्यू हम पुट कर देंगे कॉस एक्स, ठीक है। तो माइनस को एज इट इज़ बाहर रहेंगे, टी की जगह क्या आ जाएगा कॉस एक्स आएगा, माइनस टी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन में 3 और प्लस ये सी एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, देख रहा कितना आसानी से कितनी जल्दी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, क्या किया था बस इसको फॉर्मूले में चेंज किया, कॉस का टी पुट किया और दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यू पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है, इतनी आसान तरीके से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो भाई, लाइक करो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है तीसरे का घ है कि यदि वेक्टर ए इतना तथा वेक्टर बी इतना परस्पर समांतर तो लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करो। लेमडा देखो यहाँ पर है, म्यू यहाँ पर है, ठीक है। इसको सॉल्व मैं इसी पेज पर कर दूँगा, ठीक है।
ठीक है। इसको सॉल्व मैं इसी पेज पर कर दूंगा। तो इसका लेमडा और म्यू का मान निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब समांतर होते हैं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या रिलेशन होता है, के टाइम्स वेक्टर बी, ये रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि दोनों आपस में बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस एक की कांस्टेंट की चेंज होता है, दोनों पैरेलल होते हैं, ठीक है। एंगल दोनों में जीरो हो जाता है, एंगल डिफरेंस जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का रिलेशन होता है। तो सिमिलरली हम करते क्या है कि देखो A1 अपॉन देखो A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। भाई ये रिलेशन होता है। जब ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो इस तरीके से हम इसको रिलेशन में लिख सकते हैं। जो इसके कोफिशिएंट होते हैं इसको इस तरीके से रिलेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे, देखो A1 है, B1 है, C1 है, सिमिलरली A2 B2 C2 है, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे पुट करेंगे, देखो A1 की वैल्यू 2 है, 2 आया अपॉन में A2 की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 आया इज इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 आया। B2 की वैल्यू क्या है, माइनस लेमडा, ठीक है। माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ लिख देते हैं, लेमडा यहाँ हो गया, ठीक। सिमिलरली ये इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो -4 है तो -4 यहाँ पर आएगा और नीचे क्या है, म्यू, ठीक है। इस तरीके से कोई भी दो रिलेशन लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको लेमडा का मान निकालना है तो पहले ये दोनों ले लेंगे, आपस में बराबर कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू -5 अपॉन में लेमडा, ठीक है। लेमडा की वैल्यू हमको चाहिए तो यहाँ पर इस लेमडा इस साइड आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, -20 हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पर डिवीजन में आएगा 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -10। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 सिंपली आ जाएगी। सिमिलरली, ठीक है, अगर हमको म्यू का मान चाहिए तो पहला और लास्ट वाले का रिलेशन शो करते हैं, यानी कि 2/4 को लिख सकते हैं सिंपली 1/2 इज इक्वल टू -4 अपॉन में म्यू, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, म्यू यहाँ पर एज इट इज आएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लेमडा और म्यू दोनों का मान निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके का यूज़ करके आप भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर का सवाल है, बहुत आसानी से कर देना है आपको। लिखना कितना है कि दोनों समांतर है तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, और दोनों का समांतर होने के बाद ये एक मान होता है, ठीक है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो ये रिलेशन शो करके यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना, ठीक है, अंत तक ज़रूर बने रहना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की सभी खंड हल करिए, जिसका क है कि यदि y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स है तो इसका अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया हुआ है यहाँ पर का, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका अवकलज यानी कि डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन करने का स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है, इनकी सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन किया, ठीक है। तो अवकलन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, माइनस कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन वाई, ठीक है। यानी कि कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा साइन वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन फिर एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स का रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हमको क्या पूछा, एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना है, ठीक है, अवकलज याद करना है। तो ये देखो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 प्लस साइन वाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस साइन वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमको हमारा अवकलज मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या बोला था कि इसका अवकलन निकालना है, अवकलज निकालना है, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, कॉमन किया और इसको निकाल लिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर हमको गिवन है, जो कि है कि बिंदु इतने से जाने वाली तथा सदिश इतने के समांतर रेखा का सदिश एवं कार्तिक समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसको हम बहुत जल्दी से बताएंगे, एकदम आसान तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट देख कर आए हैं कि सदिश समीकरण कैसे निकलता है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। और वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए होता है कि जहाँ बिंदु से पास करता है, ठीक है, उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देना होता है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए को अगर हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 5i कैब प्लस 2j कैब, और -4 है तो -4k कैब हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस ये लेमडा टाइम्स जो वेक्टर बी यानी कि जिस सदिश से पैरेलल होकर जाएगा, यानी कि ये लिख देंगे कि 3i कैब प्लस 2j कैब माइनस 8k कैब, ठीक है। तो ये उस रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा जो इस पॉइंट से होकर जाएगा और इसके पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल के मैंने बताया कि लेमडा टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब इसका कार्तीय समीकरण निकालेंगे, ठीक है। कार्तीय समीकरण
कार्तीय समीकरण के लिए हम जो वेक्टर आर है इसको हम पोजीशन वेक्टर में पुट करते हैं, यानी कि वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और इस रिलेशन से हमको क्या मिल रहा है, ठीक है, इस रिलेशन से हमको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर हमको इस रिलेशन से यही वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, देखो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और आई कैप को वाला आई कैप के साथ लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे ध्यान देना यहाँ पर, अगर देखो इसका मल्टीप्लाई इसका क्या हो जाएगा, 3 लेमडा आई कैप हो जाएगा, यानी कि 5 आई कैप को इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3 लेमडा आई कैप। देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आएगा, फिर जे कैप का कोफिशिएंट लिखेंगे, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 2 लेमडा हो जाएगा, यानी कि प्लस 2 लेमडा, ठीक है। सिमिलरली हम माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस लिखेंगे एज इट इज़ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, के कैप का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या आएगा 4, ठीक है। माइनस कॉमन लिए तो यहाँ से भी माइनस कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लेमडा टाइम इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें -8 लेमडा, ठीक है, सॉरी प्लस 8 लेमडा, ठीक है। देखो इस तरीके से कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है, आई कैप जे कैप अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से कंपैरिजन करने पर हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल रही है यहाँ पर 5 प्लस 3 लेमडा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ये इस साइड जाएगा, यानी कि एक्स -5 हो जाएगा और 3/3 हो जाएगा, यानी कि लेमडा की वैल्यू ये मिल जाएगी। सिमिलरली वाई का कोफिशिएंट सॉरी जे का कोफिशिएंट जो होगा उसको कंपेयर करेंगे, तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, देखो 2 + 2 लेमडा। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, लेमडा को कैच करेंगे, यानी कि देखो y-2 हो जाएगा, तो y-2, ठीक है, 2 को उस साइड भेज रहे हैं तो y-2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमको ये मिल गई। सिमिलरली के कैप का कोफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे, तो के कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर z है इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस में है तो माइनस अंदर कर देंगे, क्या हो जाएगा -4 -8 लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से फिर लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा z, ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 4 अपॉन में, देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में तो -8, ठीक। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू ये मिली ये मिली ये मिली, तो हम जानते हैं जो लेमडा है वो तो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इन सबको आपस में बराबर रख देते हैं, यानी कि लेमडा का मान बराबर है, समान है, ठीक है। अतः क्या होगा, x -5/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y -2/3 सॉरी y/2 इक्वल टू z + 4/-8। और यही अपना कार्तीय समीकरण क्या है, कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, यहाँ पर सदिश समीकरण निकाला और ये कार्तीय समीकरण निकाल दिया, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर वीडियो को लाइक करना भाई अगर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथे का गया कि क्या f(x) इज इक्वल टू x वेन एक्स लेस आर इक्वल टू 1 और 5x वेन x ग्रेटर देन 1 है, तो द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 2 पर संतत है, ठीक है। और मैंने इसको भी सॉल्व कराया क्योंकि मार्क किया हुआ, ठीक है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन कहाँ कराया था, यहाँ पर, ठीक है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था और बोला कि x इज इक्वल टू 2 पर संतत है अथवा नहीं। तो पहले क्या निकालते थे, LH लें कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस, देखो 2 दिया गया है तो 2 माइनस लेंगे, तो fx हो जाएगा, 2 माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 से लेफ्ट हैंड साइड में 2 माइनस होता है और 2 राइट हैंड साइड में 2 प्लस होता है, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस, यानी कि 2 माइनस, यानी कि जो जब x की वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, x की वैल्यू जो 1 से बड़ा है तो हम क्या लिखते हैं 5 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है अप्रोचिंग टू 2 माइनस, यानी कि लगभग 2 हो गया, यानी कि उससे बड़ा था, यानी कि जो fx की वैल्यू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस fx, ठीक है। और x की वैल्यू जब 2 प्लस है, यानी कि वेन x ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 2 तो हमको मिल गया, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 5 मिल गया। और fx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 पर fx की वैल्यू क्या है, जब fx इज इक्वल टू यहाँ पर 2 रखेंगे तो भाई देखो x ग्रेटर देन 1 पर, यानी कि x की वैल्यू 2 होने पर भी 5 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी जब x ग्रेटर देन 1 है तो fx की वैल्यू भी लिमिट पर भी इस तरीके से 5 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 5 है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। तो इस तरीके से जो फंक्शन होगा, ठीक है, ये फंक्शन जो होगा x इक्वल टू पर संतत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप सभी सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इतना दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते टाइम हम जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना सिंपल है भाई, अगर फार्मूला याद है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 3/5 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 1/5 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/25। ठीक है, इतना आसान है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का हर एक खंड हमने कर लिया। अब चलते हैं खंड 5 यानी कि सभी खंड हल कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन आरेख तुल्यता संबंध है। ठीक है, यानी कि जिसमें निकालना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया था वो इस तरीके से कि पी क्यू इस तरीके से कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, पी क्यू का मतलब ये है, और मूल बिंदु अगर हम ओ ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि ओ और पी और ओ और क्यू आपस में बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है मूल बिंदु से दूरी क्या है, यानी कि ओ और पी और ओ और क्यू आपस में बराबर है। ठीक है, तो माना हमने पी कॉमा पी लिया। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि इस रिलेशन से, ठीक है, दिए गए संबंध से क्या होता है, दिए गए संबंध से, ठीक है, दिए गए संबंध से क्या हमको पता चल रहा है कि देखो ओ पी आपस में बराबर ओ क्यू की, यानी कि ओ पी यहाँ पे सेम रिलेशन यहाँ पे भी लगेगा, यानी कि ओ पी जो है ओ पी बराबर होगा ओ पी के, है ना भाई। मतलब कि देखो ये दोनों पी कॉमा पी का मतलब क्या है कि मूल बिंदु से पी की दूरी और मूल बिंदु से पी की दूरी आपस में बराबर ही होगी, यानी कि ओ पी बराबर ओ पी है। अतः यानी कि खुद का खुद से रिलेशन ही स्वतुल्य संबंध होता है, यानी कि पी का पी से रिलेशन ही स्वतुल्य संबंध है, यानी कि अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि ये रिलेशन दिया है ना, पी और क्यू का मतलब क्या है, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, यानी कि अगर मूल बिंदु हम ओ ले रहे हैं यानी कि ओ पी बराबर ओ क्यू है। सिमिलरली अगर पी कॉमा पी लेंगे तो यानी कि ओ पी बराबर ओ पी होगा। ठीक है, और क्यू पी का खुद से रिलेशन है, यानी कि यह तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, दूसरा संबंध हम निकालते हैं सम्मित। ठीक है, सम्मित संबंध। ठीक है, अब हम क्या रिलेशन लेते हैं, माना, ठीक है, अब हमको क्या रिलेशन दिखाना, देखो पी क्यू को था, ठीक है, पी क्यू आपस में बराबर था, तो हम क्या लेंगे इस बार क्यू कॉमा पी। ठीक है, उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो सम्मित दिखाता है। ठीक है, दिए गए संबंध से क्या हमको पता चल रहा है भाई, दिए गए संबंध से अगर मूल बिंदु ओ है तो ओ क्यू बराबर ओ पी होना चाहिए। ठीक है, ओ क्यू बराबर ओ पी होना चाहिए। और देखो यहाँ पर हमको यही दिया है, इस संबंध में हमको स्टार्टिंग में ही बोल दिया ना भाई कि यहाँ पर देखो ओ पी बराबर ओ क्यू है। ठीक है, बस हम इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। अरे भाई हम इसको 2 बराबर 2 लिख रहे हैं या फिर 2 बराबर 2 लिख दें, ये वाला 2 पहले लिख दिया, वाला 2 वाला बाद में लिख दें, बराबर सेम तो वही है, यानी कि ओ पी बराबर ओ क्यू हमको दिया है, सेम उसको हमने ओ क्यू बराबर ओ पी लिख दिया। दिए गए संबंध से ओ क्यू बराबर ओ पी है, यानी कि अतः यहाँ एक सम्मित संबंध है भाई, सम्मित संबंध भी है। अब हमको क्या सम्मित संबंध है, ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक, ठीक है, तभी जाकर ये स्वतुल्य संबंध होगा ना भाई, सॉरी तुल्यता संबंध दिखाएगा। संक्रामक का मतलब क्या है, अगर हम ले माना, ठीक है, पी क्यू, अभी पी कॉमा क्यू तथा अलग क्या है क्यू कॉमा आर। ठीक है, क्यू कॉमा आर, तो हम क्या जानते हैं, रिलेशन हमको क्या दिया है, पी क्यू का मतलब क्या होता है, ओ पी बराबर ओ क्यू तथा अब इसमें क्या मिलेगा, ओ क्यू बराबर ओ आर। समझ में आ रहा है कि नहीं, पी क्यू का मतलब क्या है कि ओ पी बराबर ओ क्यू हो गया, यानी कि मूल बिंदु से पी की दूरी और मूल बिंदु से क्यू की दूरी बराबर होगी, तथा क्यू आर का मतलब क्या है, मूल बिंदु से क्यू की दूरी बराबर होगा मूल बिंदु से आर की दूरी। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन दिख रहे हैं इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से, यानी क्या दिख रहे हैं, देखो ओ क्यू बराबर ओ पी के, ओ क्यू बराबर ओ आर के। क्या मतलब समझ में आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, यानी कि ओ पी बराबर 2 है और ओ आर बराबर भी 2 है, यानी कि ओ पी बराबर ओ आर होगा, यानी कि ओ पी बराबर ओ आर का। इसका मतलब क्या निकल रहा है, यानी कि जान रहे यानी कि पी की मूल बिंदु से दूरी और आर की मूल बिंदु से दूरी आपस में बराबर है। अतः इसका मतलब क्या है, देखो पी का रिलेशन क्यू से है और क्यू का रिलेशन आर से है। ठीक है, पी का रिलेशन क्यू से है और क्यू का रिलेशन आर से है, तो हमको पी का रिलेशन भी आर से मिल गया। अतः यह संक्रामक संबंध भी है, यानी कि संक्रामक संबंध है। ठीक है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, चूंकि यह स्वतुल्य भी दिख रहा है भाई,
सममित भी है तथा संक्रामक भी है, ठीक है, संक्रामक भी है, ठीक है। अतः यहाँ तुल्यता संबंध है, ठीक है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। हैंड राइटिंग पर मत जाना भाई, ठीक है, हैंड राइटिंग अभी आपको थोड़ी गंदी लग रही है क्योंकि मेरे को इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कराना है, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मुझे उसको बहुत जल्दी सॉल्व कराना है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। हैंड राइटिंग में मत जाना। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पेन आप खुद से चलाइए क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है, एग्जाम आपको देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको तुल्यता संबंध दिखाया, सममित दिखाया, संक्रामक दिखाया और तीनों प्रूफ जब हो गए यानी कि तुल्यता संबंध है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि अवकल समीकरण इतने इतने का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। और ये 5 नंबर का सवाल चल रहे हैं यानी कि ये 5 नंबर का आपने डाउन कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। वो हो गया भाई, उसको कर लोगे तुम, ठीक है। और जो खा है अवकल समीकरण इतने को व्यापक हल निकालना है, ठीक है। अभी उसको भी उड़ाओगे तुम, ठीक है। 5 सेकंड रुको बस। तो ये रहा भैया अपना क्वेश्चन, ठीक है। इसका हमको व्यापक हल निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने इसको पहले लिख लिया, अब हम इसको पहले सेपरेट करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन लगाते हैं कि जो एक्स वाला पार्ट है उसको एक साइड रखते हैं और वाई वाला पार्ट एक साइड रख कर सॉल्व करते हैं। अगर सेपरेट हो गया बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो हम क्या देखो एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो दोनों पक्षों में एक्स से भाग दे देंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। जब हम दोनों पक्षों में एक्स से भाग देंगे तो यहाँ पे एक्स से डिवाइड होगा, क्या बचेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये बचेगा ना भाई। तो 2y यहाँ पर भी x से डिवीजन हो जाएगा, बराबर यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा है, ठीक है। यानी कि वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रहा है, अगर उस साइड भेजेंगे तो y भी उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसकी तुलना हम किससे करते हैं, यह किसके फॉर्म का है भाई, अगर तुमने पढ़ा हुआ है डी डी एक्स ऑफ वाई, मैं इसको ब्लैक पेन से लिखूंगा, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, ठीक है, पी वाई इज इक्वल टू क्यों के रूप का है, क्यों के रूप का है, ठीक है। देख रहे हो ना, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी, एक यानी कि यहाँ पर एक पी अलग नंबर है और वह देखो वाई यहाँ पर है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है कि नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमको पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो वाई तो एज इट इज रहेगा, पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2/x है भाई, ठीक है। और क्यों की वैल्यू क्या है भाई, क्यों की वैल्यू क्या है एक्स। तुलना करने पर हमको ये मिल रहा है ना, पी की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। अब चूंकि देखो डी डी एक्स ऑफ वाई के फॉर्म है तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। देखो पी के फॉर्म है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ई के पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, पी डी एक्स होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है तो हम लिखते हैं ई इंटीग्रेशन, और डी एक्स पी की वैल्यू क्या है 2/x, यहाँ पे आएगा डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इंटीग्रेशन देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई के पावर में 2, ये आएगा लॉग क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो 2 है इसको हम पावर में भेज सकते हैं, ठीक है, पावर में भेज सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखना हमेशा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ई के पावर में लॉग एक्स स्क्वायर हो और लॉग का बेस क्या हो, ई हो, यानी कि नेपेरियर लॉगरिथम हो, तो लॉग हट जाता है, ई भी हट जाता है, समझ आया। अगर ई के पावर में लॉग इस तरीके से जिसका बेस यानी कि नेपेरियर लॉगरिथम है, यानी कि ई के पावर में लॉग अगर है तो वो हट जाता है, क्या बचेगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड में हमको बच जाएगा, देखो ई हट जाएगा, लॉग भी हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालेंगे। अगर हमको सवाल देता कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो तो हम यहाँ करके छोड़ सकते थे, लेकिन हमसे क्या पूछा इसका व्यापक हल। व्यापक हल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, और सी क्या होता है भाई, निश्चित समाकलन, ठीक है, सॉरी वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, समाकलन नियतांक होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो वाई एज इट इज आएगा और इंटू आई एफ क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स, क्यों की वैल्यू क्या है भाई, क्यों की वैल्यू क्या है एक्स है, ठीक है, एक्स एज इट इज आएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ठीक है, समझ आया। वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कि एक्स क्यूब हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली एक्स क्यूब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको एक स्टेप नीचे करना है, मेरे को इसको सॉल्व करना है इसलिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम सिंपली जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स के पावर में 4/4 आएगा प्लस सी एज इट इज रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। हम व्यापक हल निकाल लेंगे कि वाई की वैल्यू हम निकालें एक तरीके से, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे डिवीजन में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 4,
यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ना, यानी कि एक्स पावर 4 में से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सी अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो गाइस यही है अपना व्यापक हल, ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर है, ठीक है। हमने क्या किया, हमको ये क्वेश्चन दिया था, हमने इसको पहले वेरिएबल सेपरेबल लगाया लेकिन वो नहीं लगा, तो हमने ये फॉर्म में चेंज कर दिया, पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू निकाली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और ये फार्मूले में पुट कर दिया। फार्मूले में पुट करते ही ये इजीली सॉल्व हो गया, इंटीग्रेट होकर सॉल्व हो गया, अपना ये फाइनल आंसर हो गया और इतने कम टाइम में ये 5 नंबर का सवाल अपना बन गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, अगर समझ में आ रहा है, ठीक है भाई लाइक करना, ठीक है, सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, सपोर्ट दिखाओ। अगले 30 दिनों अगले जब भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे, यानी कि एग्जाम आपका बहुत ईजिली यानी कि स्मूथली जाने वाला है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 5वें का ग है, 5 नंबर वाला की सॉरी ग है कि एक्स और वाई ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई इतना है और एक्स माइनस वाई इतना है, ठीक है। इसको बहुत आसान तरीके से मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, मैं देख लेता हूँ अभी तुरंत, चुटकियों में भाई, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर देखो अभी अवकल समीकरण सॉल्व कराया हुआ है, उसके नीचे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहला जो इक्वेशन था कि एक्स प्लस वाई बराबर इतना था और एक्स माइनस वाई बराबर इतना था, ठीक है। तो इसको में एक्स वाई के मान निकालना है, तो सिंपली हम इसको जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। जब ऑर्डर सेम हो, यानी कि 2x2 का है भाई, 2x2 का है, तो हम इसको जोड़ घटा सकते हैं, मैट्रिक्स को जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ लिख दो जोड़ने पर, सॉरी जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर कोई साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज जोड़ देते हैं। देखो प्लस से प्लस माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, यानी कि 2x इज इक्वल टू, जोड़ते या घटाते कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, यानी कि ये वाला एलिमेंट जुड़ जाएगा, यानी कि 5 + 3 होगा 8, 2 + 6 हो जाएगा 8, 0 + 0 0 और यहाँ पे 9 + 1 -1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये 2x है, ठीक है। अब दोनों साइड हम देखो 2x का यहाँ पे डिवीजन कर देंगे, यानी कि 2x है, यानी कि x की वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हर एक एलिमेंट में हो जाता है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ की 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ भी 4, 0 को डिवाइड करेंगे 0, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 4 ही आएगा भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमको मिल गई, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इन्हीं दोनों इक्वेशन किसी एक में y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक, सॉरी x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अगर लेट्स से पहले इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5209, देखो प्लस है उस साइड आएगा -x हो जाएगा, तो यही माइनस यही आ जाएगा 4404, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, 4404। अब माइनस करते टाइम क्या ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होते हैं। तो 5 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, 0 में से 0 0 और 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है। इतना आसान है भाई 5 नंबर लाना, समझ आया कि नहीं, इतना आसान है, सिर्फ इतना आसान है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, जोड़ दिया पहले इसको, ये कैंसिल हो गया, 2x मिल गया, 5 3 8 हो गया, 2 और 6 8 हो जाएगा, 0 0 8 हो जाएगा, 9 - 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली किसी एक इक्वेशन पुट करके x की वैल्यू हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारे ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, लाइक करना भाई, सपोर्ट दिखाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन 5वें के घर की रेखाओं इतने और रेखाओं इतनों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। और जो भी हमारे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं 30 डे मास्टर क्लास को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, उन्होंने ये सॉल्व कर लेंगे भाई, वो इनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मैंने कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है। कहाँ कराया हुआ है, इस तरीके से कराया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि 5 या 8 नंबर सवाल में आता है, ये यहाँ पर 5 नंबर में आया हुआ, जब मैं पढ़ रहा था तो ये 8 नंबर में आया था, ठीक है, जब मैंने पेपर दिया था। कितनी बार आया, 2014 15 16 17 18 19 19 20 22 और 23 में भी आया, और मॉडल पेपर 2026 में भी आया, यानी कि इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है 30 डे मास्टर क्लास पहला दिन ही था शायद, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ, ठीक है, एक बार चेकआउट करना, ठीक। फिर भी मैंने एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ, देखो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मॉडल लेते हैं अपॉन में वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है। सिमिलरली a2 a1 b1 b2 कहाँ से मिलेगा, तो जो इक्वेशन होता है उसको इस तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, वेक्टर r1 इज इक्वल टू a1 वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 अपॉन में, देखो अपॉन नहीं है, दूसरा इक्वेशन लेंगे तो r2 लेंगे, वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2, ठीक है। तो जो पहला इक्वेशन है r1, ठीक है, यहाँ पर a1 ये है, b1 ये है, a2 ये है, b2 ये है, ठीक है, हमको मिल गया भाई a1 a2 मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a1 a2 देखो यहाँ कंपेयर करके लिख लिया a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे a2 माइनस a1, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए a2 माइनस a1, ठीक है। a2 माइनस a1 हमने लिख दिया, ठीक है, आई कैम में से आई कैम माइनस होगा, जे में से जे माइनस होगा, के में से के माइनस होगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए, देखो यहाँ पे b1 क्रॉस ये b1 है b2 है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं डिटरमिनेंट लगा करके, डिटरमिनेंट भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब b1 क्रॉस b2 हमने यहाँ से एज इट इज निकाल लिया, हमको क्या चाहिए, अब देखो देखो a2 माइनस a1 निकाल लिया, b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, फिर उसका मॉडुलस चाहिए, समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो
देखो दोनों का, देखो पहले A2 माइनस A1 निकाल लिया, फिर B1 क्रॉस B2 निकाल लिया, और देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप में होता है, जे कैप का जे कैप में होता है, और के कैप का के कैप में होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर -9 इसका मिल गया, ठीक है। हमको अब क्या चाहिए, ठीक है, अब क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलने हैं बस, और कुछ नहीं। B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, देखो B1 क्रॉस B2 ये था, ठीक है, उसका मॉडुलस निकाल लिया। देखो B1 क्रॉस B2 क्या क्या मिला था हमको, ये, ठीक है। अब इसी का मॉडुलस ले लेना है, ठीक है, यानी कि इसका परिमाण मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट में उसी के आई कैप जे कैप वो के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस करना होता है, जो कि हमने कर दिया। इनकी B1 क्रॉस B2 हमको यहाँ पर मिल गया। न्यूटन दूरी का फॉर्मूला मैंने फिर लिख दिया, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 माइनस डॉट प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2 का पर मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ऊपर का माइनस जो होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। इनकी हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकाला, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाला था -9, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ -9 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अपॉन में इसकी वैल्यू क्या था, √3 इंटू 2, यहाँ पे एज इट इज रहेगा 9 से ये कैंसिल होगा 3, यानी कि न्यूनतम दूरी जो निकल गया 3/√2 निकल आया, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने इसको जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन किया है, जो भी किया है जल्दी में किया है। अगर आपने इसका फुल वीडियो देखना है तो 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज के पहले दिन को चेक करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पर है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 का अंगा है कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया है, माना ए घटना सम संख्या है और बी घटना संख्या लाल रंग में लिखी गई है, को निरूपित करती है। क्या ए बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। एक बार आप इसको अपने पेन से अपने कॉपी पर लिख लें, फिर इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पेपर हटाऊंगा मेरा भाई, मैं पढ़ता रहूँगा लेकिन आपको समझा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम, ठीक है। पहले हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखते हैं, पासे पर सम संख्या कितनी है, ठीक है, पासे पर सम संख्या है, ठीक है। पासे पर सम संख्या कितनी होती है भाई, अगर हम डाइस खेलते हैं तो क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ठीक है। तो सम संख्या आने के प्रकार कितने हैं, सम संख्या आने के प्रकार, सम संख्या आने के प्रकार देखो, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, यानी कि एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, यानी 3 तरीके से आ सकते हैं सम संख्याएं, ठीक है। तो घटना अगर देखो, अब जो ए है यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर देखो, जो माना ए घटना सम संख्या है, ठीक है, यानी तो ए आने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए घटना ए पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, हम जानते हैं। देखो 3 तरीके से आ सकते हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं प्रोबेबिलिटी डाइस पर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है, यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2, यानी कि पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता इतनी होगी। अब हम जानते हैं जो बी होता है, ठीक है, पासे पर कितने कलर हैं, 2 कलर हैं, ठीक है। हरा भी देखो, लाल रंग है और हरा रंग है, और बी क्या दिखाता है, संख्या लाल रंग से लिखी गई, बी जो है वो लाल रंग को डिनोट करता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पासे पर दो रंग है, हरा है लाल है, तो घटना बी यानी कि क्या दिखा रहा है, जो घटना बी है, घटना बी पर लाल रंग आने की प्रायिकता, लाल रंग आने की प्रायिकता ये कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, देखो कितने रंग हैं, 2 रंग हैं, यानी कि अपॉन में 2, टोटल 2 रंग है, कितने आएगी, लाल रंग आएगी, लाल कितना रंग है भाई, 1 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/2 है, ठीक है। और लाल रंग में कितनी संख्याएं हैं, लाल रंग में संख्या, लाल रंग में संख्या देखो, क्वेश्चन देखो, लाल रंग में संख्या कितनी है, 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 लाल रंग से लिखी गई है, ठीक है। लाल रंग में संख्या कितनी है भाई, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो सम संख्या, अगर लाल रंग, देखो क्वेश्चन में हमको ये भी बोला है कि देखो लाल रंग से, देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना है कि लाल रंग से लिखी गई है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा सम संख्या, यानी कि माना घटना ए सम संख्या है, संख्या सम है, यानी कि लाल रंग भी हो और सम भी हो, यानी कि ये 2 की बात कर रहा है, ठीक है, 2 की बात कर रहा है, लाल रंग भी हो और सम भी हो तो 2 की बात कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, सम संख्या यानी कि सम संख्या आने के प्रकार, ठीक है। एक तो लाल होना चाहिए, देखो लाल होना चाहिए, लाल रंग में संख्या कितनी है, 1 2 3 है, ठीक है। और 1 2 3 में भी सम संख्या आने के कितने प्रकार है भाई, 1 है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 है सम संख्या, ठीक है, यानी कि 1 ही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लाल रंग और सम संख्या होने की प्रायिकता,
यानी कि लाल रंग भी हो और सम संख्या भी हो, दोनों हमको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए क्या दिखा रहे हैं हमको, हम जान रहे हैं कि जो घटना यानी कि पासे पर संख्या आने के प्रकार दिखा रहा है ए, ठीक है। इंटरसेक्शन बी क्या दिखा रहा है, कलर को दिखा रहा है, ठीक है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा भाई, वो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 कैसे, पहली चीज़ देखो यहाँ पर हमने सम संख्या आने के प्रकार कितने हैं, 1 होंगे। क्यों, लाल रंग प्लस सम संख्या कितने प्रकार है, 1। टोटल कितने संख्याएं हैं, 6 हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। पहली चीज़ लाल रंग में हो और सम संख्या हो, तो उसके आने के प्रकार कितने हैं, 1, ठीक है। 1 हमने लिख दिया। और अपॉन में कितने टोटल संख्याएं, 6 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ए अपॉन 1/6 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। टोटल कंबाइन, ये देखो टोटल ये, यानी कि घटना ए पर सम संख्या आने की प्रायिकता और घटना बी पर लाल रंग आने की प्रायिकता टोटल कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर देखो इस तरीके से, यहाँ पर एक अलग प्रोबेबिलिटी आ रही है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलग संख्या आ रही है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि और ये देखो, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है, ये बराबर नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है। जो कि ये बराबर किसके बराबर है, 1/6 के। समझ आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो ए और बी है, यानी कि ए तथा बी स्वतंत्र घटना नहीं है, स्वतंत्र घटना नहीं है, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए क्या बोला था कि क्या ए बी स्वतंत्र है, क्या ए बी स्वतंत्र है, तो जी नहीं, ये स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि पासे पर सम संख्या कितनी होती है, देखो 2 4 6 होती हैं और सम संख्या आने के प्रकार कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे यहाँ से। यानी कि जो घटना ए है वो सम संख्या आने की प्रायिकता दिखा रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/6, क्योंकि 3 प्रकार से आएगा और टोटल कितनी संख्याएं 6 है, तो 1/2 हो जाएगा। तो घटना बी पर लाल रंग आने की प्रायिकता कितनी होगी, 2 कलर होते हैं, हरा है लाल दिया गया है, यानी कि लाल आने की प्रायिकता 1 हो जाएगी अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 2 कलर हैं। और फिर लाल रंग में भी सम संख्या कब आएगा, तो लाल रंग में सम संख्या किस पे लिखी 1 2 3 पर लिखी है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो लाल रंग से कितना 1 2 3 लिखा गया है, ठीक है। तो हमसे लाल रंग में भी सम पूछा है, तो लाल रंग में क्या है 1 2 3 लिखा गया है। तो लाल रंग में सम संख्या आने के प्रकार कितने होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि लाल रंग में भी सिर्फ 2 ही जो है, ये 2 है सम संख्या है, ठीक है। तो लाल रंग और सम संख्या आने के साथ में प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6, यानी कि एक प्रकार से आएगा, टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी कितने निकल जाएगा, 1/4। और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है, तो यानी कि ये तथा बी स्वतंत्र घटना नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि खंड 5 के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके भाई। खंड 5 के सभी क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। खंड 6 भी चलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना भाई, लाइक करना, ठीक है। एंड तक बने रहो, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा 1.5 घंटे में। तो हम खंड 6 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें बोला है कि सभी खंड हल करिए। जो का पहला ही क्वेश्चन कि f(x) इक्वल टू उतना गिवन है, द्वारा प्रदत्त फलन f के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, मैंने लिख लिया कि f(x) इक्वल टू इतना है, स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम मान निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब स्थानीय उच्च और निम्नतम मान निकालने के लिए करते हैं, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं 2 बार। क्या कितनी बार करते हैं, 2 बार, ठीक है। उसका पहली बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या, पहली बार डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन करने क्या आएगा, 3 4 12 आएगा, 12 एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 4 12 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 24x, ठीक है। और प्लस इसका जो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका। अब हम इसका दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, एफ डबल डैश एक्स, तभी हमको पता चलेगा ना कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू से पता चलता है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पर अगर नहीं, इसको हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका अगर हमने ले लिया तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 36 क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 24 एक्स हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन -24। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ पुट करनी होगी, जिससे हमको पता चलेगा कि स्थानीय ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं क्या पुट करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, यानी कि इसको 0 की इक्वल में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको ये बराबर मिल जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। तो मतलब इसको हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हम कॉमन देख रहे हैं क्या मिल रहा है, 12x कॉमन ले रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर
प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिल रही है कि 12x, ठीक है। अब हम इसको अगर हम मिड टर्म सेपरेशन का यूज़ करके इसको उसका गुणनखंड कर देंगे तो हमको दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं भाई। क्या मिल जाती हैं? x+2 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों को यूज़ करके हम बोल सकते हैं तीन वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। तीन वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं? यहाँ तो देखो, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये यानी कि x+2 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू -2 मिला, ठीक है। या तो ये वैल्यू 0 है, यानी कि x -1 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, यानी कि x की तीन वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। x की तीन वैल्यूज़ के लिए हम देखेंगे ये स्थानीय उच्चिष्ट है कि स्थानीय निम्निष्ट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 पर समीकरण 2 से, ठीक है। हमने जो समीकरण 2 यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, इस पे यानी कि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, दोनों 0 हो गए, यानी कि -24, यानी कि f"0 पर ये क्या हमको दे रहा है? दे रहा है -24, यानी कि -24, और ये यानी कि ये लेस देन 0 है, यानी कि ये क्या है? लेस देन 0, ठीक है। यानी कि जो f"0 की वैल्यू है ये हमको क्या मिली है? नेगेटिव मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है, ठीक है, बिंदु है, ठीक है। स्थानीय उच्चतम बिंदु है, लेकिन हमको पूछा क्या है? स्थानीय उच्चतम मान पूछा है, मान, ठीक है। वो भी निकालेंगे, लेकिन पहले उच्चतम और निम्नतम बिंदु निकालेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर निकाल लिया, सिमिलरली x इज इक्वल टू -2 पर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x इज इक्वल टू -2 पर समीकरण 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? f"2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें, अगर हम देखो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 का जो स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इसको मैं सॉल्व करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। जब x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे इस सेकंड इक्वेशन में, देखो यहाँ पर इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 144 + 48 -24, यहाँ से माइनस करेंगे तो 24 बचेगा। यानी कि सिमिलरली हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 आने वाला है, ठीक है। यानी कि जब ग्रेटर देन 0 हो जाता है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, तो स्थानीय निम्नतम बिंदु होता है, ठीक है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जो 1 हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। ये भी पुट किया तो ये भी पॉजिटिव आ रहे हैं कि 24 कैंसिल हो जाएगा, 36 ग्रेटर देन 0, यानी कि ये भी स्थानीय निम्नतम बिंदु है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय निम्नतम मान। उच्चतम मान कब मिलेगा भाई? जब x इज इक्वल टू 0 होगा, और निम्नतम मान कब मिलेगा? जब x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम निम्नतम मान और उच्चतम मान कैसे निकालेंगे? जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि इसमें x की वैल्यू 0, -2 और 1 पुट करने पर हमको उच्चतम मान मिल जाएगा, उच्चतम और निम्नतम मान मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वो भी रख कर दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हमारा फंक्शन था, इसमें x इज इक्वल टू 0 पर उच्चतम बिंदु मिला था, तो x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करने पर हमको यहाँ पर f(x) की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 मिल जाएगी, तो उच्चतम मान जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली x इज इक्वल टू -2 पर स्थानीय निम्नतम मान मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्थानीय निम्नतम बिंदु था इस पर, ठीक। तो जहाँ पर x है वहाँ पर -2 रखेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर हमको -12 मिल जाएगा, तो ये निम्नतम मान हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 पर भी स्थानीय निम्नतम मान था, ठीक है। तो जहाँ पर x था वहाँ पर 1 पुट कर दिया, उसके बाद ये हमको 7 मिल गया। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं उच्चतम मान में 12 आया, निम्नतम मान पर क्या है? -12, और यहाँ पर 7 है, इनकी दोनों कम है 12 से, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगर समझ में आ रहा भाई, सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, सपोर्ट। और यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। ये मत सोचना कि मास्टर को नहीं आ रहा है इसलिए दे रहा है, ठीक है। क्या है? किसी दिखिए दो सदियों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू वेक्टर ए का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, होता है। ये आपको होमवर्क करना है भाई, होमवर्क करना है, ठीक है, होमवर्क करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक दिख रहे हैं, अगर किसी ने कमेंट किया कि हाँ सर हमको होमवर्क मिला है, तो हम जान जाएंगे कि हाँ आपने यहाँ तक वीडियो देखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ये मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहले ये आपको होमवर्क करके बताना है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो चलते, सो स्टूडेंट आपको ये होमवर्क कर लेना है। और यहाँ तक हमको लग रहा है वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन गया, ठीक है। आपको ज़्यादा हेक्टिक ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करूँगा, यहाँ पर ख़त्म करूँगा। पार्ट 1 ये ख़त्म हो गया, पार्ट 2 के लिए कमेंट करना ये होमवर्क के साथ क्या सॉल्यूशन के साथ कि आपने कर लिया। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज किया हुआ है तो आप ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये सेम टू सेम क्वेश्चन कराए हुए हैं भाई, हमने ये भी कराया हुआ है, ठीक है। मैं इसको मैं कराऊंगा आपकी बार, ठीक है, ये मैंने नहीं कराया हुआ है, हमने ये भी कराया हुआ है और हमने ये भी कराया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज को फॉलो करें तो आपको अभी तक हो चुका होगा भाई, ये सब क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे आपके, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी एक बार जरूर कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये क्लास, ठीक है। और हाँ, सपोर्ट दिखाओ भाई यार, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, कोई शेयर नहीं कर रहा, कोई लाइक नहीं कर, भाई देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं यार, ठीक है। तो क्या करना है आपको, शेयर करना है भाई, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।